गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है सन्नी कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ सर्च बाय एसके में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भी छोड़ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके सवाल का जवाब दूंगा और हो सके तो गाइस मैं बहुत धीरे बोलता हूँ और कई कई बार मैं हकलाता भी हूँ। तो फिर आपको अगर जल्दी देखना है तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। यूट्यूब पे वो ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो गाइस, आज हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिंग ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल को कलेक्ट करने के लिए हम कौन कौन सी वायल्स इस्तेमाल करते हैं और उनके अंदर कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ट्रिक अगर मैं बताऊं तो बॉय PGR ये शॉर्ट ट्रिक है। इसके ज़रिए आप हर वाइल के बारे में याद कर सकते हैं। बॉय में आता है पहला बिलू। तो बिलू वाइल के अंदर गाइस सोडियम सिट्रेट होता है। इस वाइल के अंदर PT, APTT और INR का सैंपल जाता है और इसके अंदर हमें 1 to 1.5 ml तक ब्लड लेना होता है। फिर गाइस हम आते हैं येलो वाइल पर। तो येलो वाइल के अंदर सारे बायोकेमिस्ट्री वाले टेस्ट होते हैं और एंड ऑल सीरोलॉजी के टेस्ट भी इसमें जाते हैं। और इसके ये वाइल के अंदर हमें सैंपल लेना होता है 1 to 3 ml। फिर गाइस आते हैं पर्पल वाइल पे। गाइस स्टार मार्क कर लेना क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में EDTA भी बोलते हैं। तो इसमें हीमोग्राम या फिर CBC कंप्लीट ब्लड काउंट HbA1c लिया जाता है और इसके अंदर हमें कम से कम जो ब्लड है वो 2 ml लेना ही होता है। गाइस फिर हम आते हैं G से गिरे वाइल। इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड होता है और हम इसमें शुगर टेस्ट और फास्टिंग शुगर के लिए जब हमें सैंपल लेना होता है तो हम इस वाइल में लेते हैं और इसमें भी हमें 2 ml तक लेना ही होता है। फिर आते हैं हम रेड वाइल में। इसको हम प्लेन वाइल भी बोलते हैं और गाइस येलो वाइल को भी हम प्लेन वाइल ही बोलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर पूछा जाए कि प्लेन वाइल कौन सी होती है तो आपको वो बस रेड या फिर येलो में से एक ही ऑप्शन देंगे क्योंकि दोनों ही प्लेन वाइल है। तो ये रेड वाइल के अंदर केमिस्ट्री सीरोलॉजी के जाते हैं और जब ब्लड बैंक में RH ग्रुपिंग के लिए भेजना होता है तब भी ये रेड वाइल में जाता है सैंपल। तो चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं। ब्लड ग्रुपिंग डिस्कवर्ड बाय कार्ल लेंसनेर इन 1901। गाइस स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इन 1930 फॉर RH फैक्टर डिस्कवर करने के लिए है। देयर आर मोर देन 200 जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम। मतलब कि हमारी जो
अर्थ है, हमारी अर्थ पे कम से कम मोर देन 200 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। बट क्या है कि हम लोग बट इनको एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच सिस्टम में मोस्टली देखा गया है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर्ड किया गया था बाय डॉक्टर वाई.एम. बाधे इन 1951 महाराष्ट्र के अंदर। फोर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर, वो 4 टाइप जो ब्लड ग्रुप के होते हैं वो ए बी एंड ओ होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए, जो लोग ब्लड ग्रुप ए को बिलोंग करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। इफ वी बिलोंग टू ब्लड ग्रुप ए, वी हैव एंटीजन ए गाइस, यहाँ पर एंटीजन एंड ऑन के बीच में ए लिख लेना है ना। तो वी हैव एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज एंड बी एंटीबॉडीज इन आवर ब्लड प्लाज्मा। तो उस पेशेंट के, उस आदमी के ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसकी आरबीसीज के सरफेस पे एंटीजन ए पाए जाएंगे और बी की एंटीबॉडीज पाई जाएगी इन हिज ब्लड प्लाज्मा। अब गाइस हम आते हैं ब्लड ग्रुप बी के ऊपर। इफ कोई आदमी अगर ब्लड ग्रुप बी है उसका, तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन होंगे और ए एंटीबॉडीज होगी इन ब्लड प्लाज्मा उसके में। और अगर किसी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है तो ए बी एंटीजन उसकी आरबीसी की सरफेस पे होंगे, आरबीसी की सरफेस पे होंगे एंड एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड प्लाज्मा। उसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी। तो इसीलिए गाइस ये कहा जाता है कि उनके जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। इसीलिए कोई भी ब्लड ग्रुप वाला उनको ब्लड दे सकता है, क्योंकि एंटीबॉडी अगर है ही नहीं तो अटैक कौन करेगा फिर, है ना। फिर आते हैं ब्लड ग्रुप ओ पर। वी हैव नो एंटीजन। ब्लड ग्रुप ओ वाले जो पेशेंट होते हैं उनकी आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होता, बट प्रेजेंस ऑफ ए बी एंटीबॉडीज इन देयर ब्लड प्लाज्मा। बट उनकी जो प्लाज्मा के अंदर ए बी की एंटीबॉडीज होती है, तो इसलिए हम ओ ब्लड ग्रुप वाले को कोई और सा ब्लड नहीं चढ़ा सकते। तो गाइस अब ये एंटी सीरा क्या होता है, ये गाइस होता है ये टू फाइंड आउट द पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग। जो हम कहते हैं, कई बार आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव या फिर ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को जो फाइंड आउट करता है उसको हम एंटी सीरा ए
एंटीसीरा बोलते हैं। अब गाइस ये एंटीसीरा जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, एंटीसीरा ए, बी और डी। एंटीसीरा ए जो होता है वो ब्लू होता है और एंटीसीरा बी जो होता है वो येलो होता है। तो ये जो एंटीसीरा ए और बी होते हैं ये हेल्प करते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग पता करने में कि क्या ब्लड ग्रुप है उसका, ए है या फिर बी है या फिर ए बी है या फिर ओ है। और गाइस ये एंटीसीरा डी जो होता है वो रेड या फिर ग्रीन कलर का होता है। ये डिटेक्ट करता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव व्यू ऑफ ब्लड, कि जो हमारा ब्लड है वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, वो तय करता है एंटीसीरा डी, जो कि रेड और ग्रीन कलर का हो सकता है। और आई थिंक मेरे को याद नहीं आ रहा बट ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एक बार, ये एंटीसीरा डी वाला। अब एग्लूटिनेशन, ये सब तो आप जानते होंगे कि जब जो ब्लड किसी दूसरे ब्लड के साथ अगर मैच नहीं करता है तो वो फटना शुरू हो जाता है ब्लड, तो उसको हम क्लम्प एग्लूटिनेशन बोलते हैं इसकी, या फिर हम बोल सकते हैं क्लम्प फॉर्मेशन। अब आते हैं हम गाइस RH फैक्टर ब्लड ग्रुपिंग। RH फैक्टर इज एन एंटीजन डी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। जो RH फैक्टर्स जो होते हैं ये एंटीजन डी ही होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं RBC की सरफेस पर। RH फैक्टर फर्स्ट फाउंड इन रशियंस मंकीज होते हैं उनके अंदर पहली बार देखा गया था। तो RH फैक्टर्स रिफर्स टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन RBC। ये जो RH फैक्टर्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं कि जानने में कि RBC की सरफेस पर कौन सा एंटीजन है या फिर कौन सी एंटीबॉडीज है उनके अंदर। इफ पर्सन हैव एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC तो उसको हम पॉजिटिव बोल देते हैं कि भाई इसका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। इफ पर्सन डज नॉट हैव एंटीजन then एंटीजन डी then it will called RH नेगेटिव। मतलब कहने का ये है कि अगर ब्लड ग्रुप के अंदर RH एंटीजन डी अगर नहीं होगा RBC इसकी सरफेस पर तो उसको हम RH नेगेटिव ही मानेंगे। इन एशिया अराउंड 85% ऑफ पर्सन्स आर RH पॉजिटिव एंड 15% RH नेगेटिव। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। इफ ये गाइस ये ना तब किया जा तब के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स बता रहा हूँ जब क्या होता है ना। तो इफ RH नेगेटिव मदर कंसीव RH पॉजिटिव fetus, usually first fetus escape. Complication RH incompatibility.
गाइस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, और वो जो कंसीव कर रही है बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, तो फर्स्ट बेबी के लिए उसको मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, वो हो जाएगा। बट क्या होगा जब बेबी डिलीवर हो रहा होगा तो थोड़ा जो जो ब्लड है वो प्लेसेंटा से होते हुए मदर के ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। उसके कारण से क्या होगा, मदर की बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव जो ब्लड है उसके लिए एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अब अगर जब दूसरी बार मदर प्रेग्नेंट होगी और उसको अगर दूसरी बार भी RH पॉजिटिव बेबी ही हुआ, तो जो एंटीबॉडीज पहले मदर में जो बनी थी वो एक्टिवेट हो जाएंगी और बेबी के लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं वो। तो उस कॉम्प्लिकेशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये कॉम्प्लिकेशन ये कहना चाहता है ये पूरा पैराग्राफ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब अगर इसका इलाज क्या होगा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो सबसे पहले तो इफ नेगेटिव मदर deliver a RH positive baby, then we have to give anti-D, anti-sera D. We should have to give IM to mother 300 microgram within 48 to 72 hours of delivery. If RH negative mother after abortion, अगर माँ का अबॉर्शन हुआ है तो उसको भी 15 माइक्रोग्राम IM विद इन 72 आवर्स। अगर किसी को अमाइनो सिंथेसिस हुआ है, मतलब कि अमाइनो सिंथेसिस का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स है ना, तो फीटल कोड ब्लड सैम्पलिंग अगर कर रहे हैं तो उसके लिए 100 माइक्रोग्राम IM ही देना है। कैन लीड टू सीवियर एनीमिया। अगर हम ये ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को ना दे तो वो सीवियर एनीमिया में जा सकता है, या फिर बेबी को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है। देन हम आते हैं हाइड्रोप्स फेटालिस, accumulation of the fluid or edema in at least 2 fetal compartment। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू या स्काल, प्लूरल कैविटी, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल infusion, abdomen ascites, used for the detection। कर्निक ट्रश,
High bilirubin in the brain can cause the death of the brain. Fofogatory catheter used in the embolectomy, removal of the embolus. MAST, military anti-shock trouser, pneumatic anti-shock garment, used in the hemorrhagic shock and severe blood loss. तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये फोगेटरी कैथेटर है। ये इम्बोलस को बाहर निकालने के लिए काम में लिया जाता है। और ये मास्ट जो पैंट की तरह होता है, ये इसको पहनना होता है जहाँ पर हमें सीवियर ब्लीडिंग हो रही है। तो अगर सीवियर ब्लीडिंग को अगर रोकना है तो हमें इस तरीके की वो पहननी होती है। तो उससे क्या होता है, हाई प्रेशर अप्लाई होने के कारण से वो ब्लड रुक जाता है। अब गाइस हम आते हैं NPWT, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, यूज्ड टू फैसिलिटेट इन द वुंड हीलिंग। यूजेस क्या होते हैं, a suction of vacuum procedure to draw excessive fluid from the body to improving the circulation and disposing of the cellular waste। कहने का मीनिंग गाइस ये है कि इस प्रेशर से हम वुंड थेरेपी को ठीक करते हैं। ये जो प्रेशर आप फोटो में भी देख सकते हैं कि अप्लाई किया हुआ है और उसके बाद ये सक्शन चालू कर देते हैं। तो उसकी वजह से सारा जो वेस्ट होता है वो देख सकते हैं आप, वो इसके अंदर आ चुका है। एक कंपार्टमेंट सा बना रखा है। और ये जब सारा वेस्ट जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो फ्रेश ब्लड की का सर्कुलेशन चालू हो जाता है यहाँ पे। तो उससे जो वुंड की हीलिंग प्रोसेस होती है वो तेज हो जाती है। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।